गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। हाउ वाज द वीकेंड, ये है हमारा सवाल। चुके वीकेंड वाज वेरी हैपनिंग। जनरली हम देखते हैं ना, शादी सीजन भी है, इवेंट्स भी हो रहे हैं जगह जगह पर, तो ऐसे में बहुत हैपनिंग वीकेंड था। हाउ वाज योर वीकेंड? इट वाज गुड। ओके, सीम्स लाइक अ लेजी वन। हाँ, क्योंकि आई थिंक मंडे टू फ्राइडे थी, टफ रूटीन चल रही होती है बहुत। शुएब साहब, आपको क्या पता, घर के काम करते हैं आप? हाँ, अच्छा, ओके फिर तो आपको पता होगा। सो उसका ताल्लुक मंडे या फ्राइडे से नहीं देखिए, होता, आप जब वो 7 डेज अ वीक होता है। नहीं शुएब, देखिए आप 5 बजे जब अगर सुबह जागते हैं, हम शो के लिए यहाँ पर आते हैं, लाइव शो होता है, उसके बाद आप घर जाते हैं, ठीक है, तो उधर रेस्ट होता है, बट उसके बाद पूरा दिन एक रूटीन होती है जो फॉलो करनी होती है। एक पूरा घर आपको मैनेज करना होता है, नो मैटर व्हाट करना होता है, जितनी मर्जी आपके पास हाउस हेल्प मौजूद हो, बट Yes. आपका घर आपका घर होता है और जो चीज आपने करनी है वो आपने ही करनी होती है। सो यकीन जाने दिन का पता नहीं चलता। सही बात है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए और निकालना पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि अब मैं ज़रा रेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा अपना मी टाइम करता हूँ। वो अलग बात है कि वीकेंड्स में मुझे लगता नहीं कि ये मी टाइम मिलता है आपको, बिकॉज अगर आपने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स की हुई है कि अच्छा मुझे इस इवेंट को भी अटेंड करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, बिकॉज समटाइम्स तो ये हो रहा होता है वेडिंग सीजन में स्पेशली कि दिन की भी शादी अटेंड करनी पड़ती है और रात की भी, और कभी कभी ये होता है कि आपके घर वाले आपसे कहते हैं कि इस शादी में तो लाजमी जाना है या आपने लेकर जाना है। बिकॉज मुझे लगता है कभी कभी अपना अब कि मैं ड्राइवर हूँ तो मुझे हर जगह पे लेकर जाना होता है। तो इट्स ओके, अगर आप ड्राइवर भी हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। नहीं नहीं, रॉन्ग का मसला नहीं है, मसला ये है नहीं, कि नहीं, बेगम के ड्राइवर की बात कर बात बेगम से भी आगे की है ना, पूरे घर वालों का ड्राइवर मैं बन जाता हूँ। नहीं, तो चले अम्मी का ड्राइवर, बेगम का ड्राइवर, तो इट्स ओके। आई मीन ये भी एक जिंदगी है। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ सबको गाड़ी चलानी आनी मैं क्यों कह चाहिए। रही हूँ, देखिए यू हैव नो अदर ऑप्शन। आप जब अगर कुछ चेंज कर पा रहे होते हैं ना कोई चीज, तो वो एक अलग बात होती है कि ठीक है आप चेंज कर सकते हैं, तो बात करें उस बारे में। कुछ जैसे चीजें होती हैं जो चेंज कर जो आप सकते हैं इसको और नहीं कुछ चीजें change कर चेंज नहीं सकते। हो सकती। तो जो फिर चीजें चेंज नहीं accept हो करें। सकती वहां पे एक्सेप्टेंस होती है, और जहां चीजें चेंज हो सकती है वहां पे क्या करना चाहिए? जहाँ चीज़ें चेंज हो सकती हैं वहाँ पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ ये कह के कि ठीक है दिस इज़ हाउ इट इज़। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आप जिस हद तक खुद पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं आप लेके आएँ, ठीक है। वो भी कंप्लीटली चीज़ें कभी भी बेहतर नहीं होती हैं, कंप्लीट चेंज बड़ा मुश्किल होता है, वो तो एजेस लग जाती हैं, बट काफ़ी हद तक मुझे लगता है चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सो यू नीड टू रजिस्टर, समटाइम्स आपको रजिस्टर करानी होती है चीज़ कि नो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। सो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, बट आई डोंट नो अबाउट यू। मुझे इसमें लगता है सबीन के सही और गलत जो होता है ना, वो किसी का सही किसी का गलत हो सकता है और किसी का गलत किसी का सही भी हो सकता है। जिस कल्चर की बात हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं, या जिस चीज़ के बारे में हम अक्सर बात कर रहे हैं यार कि मुझे लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है, हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो। वो जनरली ठीक नहीं होती। आई मीन अगर कोई आपका वक्त बर्बाद कर रहा है तो आप हो सकता है कि जो आपको अगर आपका मेरी बात सुने जरा, वक्त बर्बाद हो रहा है, आप किसी शादी पे जाते हैं, हाँ। ठीक हो गया, आप शादी पे जा रहे हैं, आप पहले वक्त के साथ आप पहुंच चुके हैं वहां पे, और आपके लिए वो चीज गलत है कि आने वाले जो हैं वो लेट आए हैं, ठीक हो गया, मजबूरी हो सकती है। लेकिन आपके लिए वो चीज गलत है गलत ऑब्वियसली, है। और हम हमेशा इस बारे में बात सही करते बात। हैं। बट सामने वाले आके जस्टिफिकेशन देंगे जी तैयारी में टाइम लग गया, और शादी ब्याह में तो ऐसा होता है। हाँ, ये गलत बात है। मैं यही बात कर रही ये हूँ गलत है कि जो कहते हैं ऐसा होता मैं है। इस कल्चर की बात कर रही हूँ कि वो चीजें जो होता है कि ऐसा ही होता है, वो उनके लिए चीजें ठीक है, बट मेरे ये नहीं, बट जनरली वो चीज गलत है। Yes. तो गलत को आप कभी ठीक नहीं कह सकते। हाँ, जहाँ पे आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, आपको कुछ चीजों के साथ चलना पड़ता है, मैं आई एग्री विद दैट, बट जहाँ पर आपको लगता है कि यू हैव अ वॉइस, देन प्लीज स्पीक अप। आप अग्रीड, अब बात ये करें होना उस चाहिए, बारे में। वरना तो आप सफर करेंगे। और मेरा इसमें सादा सवाल ये होता है कि आपने सफर क्यों करना है? That's I the mean, point. why? That's the Why are you suffering, bro? और आपकी वजह से कोई और सफर क्यों करे, ये बड़ा जरूरी है। अगर आपको लगता है ना कोई और आपकी वजह से सफर कर रहा है, तो आप अपने आप को या तो साइड पे कर लें, और अगर आप किसी की वजह से सफर करें तो आप अपने आप को साइड पे कर लें। लेकिन हाँ, कहीं पे आपको लगता है कि आप साइड पे नहीं हो सकते, तो फिर आप थोड़ा सा आप बर्दाश्त करें, थोड़ा सा अगला बर्दाश्त करेगा। ये नहीं हो सकता कि हर बार आप बर्दाश्त करेंगे। सो कभी कभी फिर चीजें मैनेज इस एक तरह से बैलेंस हो जो है वो जाती हैं। क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता ये है। सवाल लोगों से भी पूछ लेते हैं ना कि वो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में जब उन्हें लगता है कि हाँ। चीजें बदलनी चाहिए या बदल सकती हैं। सो व्हाट डू यू डू? यानी वो कल्चरली भी हो सकती हैं, वो सोशली भी हो सकती हैं। जिन चीजों से मुतालिक हम ये राय रख रहे होते हैं कि इनको बदलना चाहिए, जिसने हमें डिस्टर्ब किया हुआ है, जैसे कि मुझे लगता है कि शादी के फंक्शन ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया बहुत है। ज्यादा। अब वो रूटीन नहीं है, इतना टाइम अब जाया वो होता टाइम है, नहीं है हमारे पास। लिटरली इतना टाइम जाया होता है आपको। और
एक बात बताऊं, इतनी कंफ्यूजन चल रही होती है, आपको ये बात नहीं समझ आ रही होती कि आपने जाना किस टाइम पे, आपने तैयार किस टाइम पे होना, आपने पहुंचना, तो आप एक थ्रू आउट एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन Yes. होती है कि अगर जल्दी पहुंच गए तो कोई आया ना हुआ, अभी अगर हम पहुंच गए तो लेट्स सपोज बारात नहीं आई हुई या लोग Yes. नहीं पूरे हुए हुए, अच्छा हम पहुंचे अब तो खाना खुल गया होगा, तो ये मतलब एक स्ट्रेसफुल स्ट्रेस है। सिचुएशन और होती प्लस है। सबीन मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा इस पे बात होनी चाहिए कि प्लीज ये निकल आए इतने ज्यादा फंक्शन से, जस्ट डू वन फंक्शन। आपका दीन भी यही कहता है बड़े ना, लोग माइंड करेंगे आपकी इस बात से वैसे। आई डोंट नो क्यों मैं माइंड सच्ची करेंगे, बात आपको सादा बता रही निकाह हूँ, करें, recently- वलीमे का खाना खिलाएं, दैट्स इट। नहीं, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, रिसेंटली एक करीबी एक शादी हो रही और मैंने लिटरली अपना एक ओपिनियन दिया क्योंकि वो ऑब्वियसली 4-5 इवेंट्स है, इवन निकाह का इवेंट जो कि घर पे मैनेज हो सकता है वो इवेंट, हाय अल्लाह वो देख रहे होंगे जनवरी में शादी होनी है ना वो। नहीं मैं उसकी बात नहीं करी। अच्छा, उसकी बात नहीं। प्रॉमिस उसकी बात अच्छा, नहीं करी ठीक मैं, है। वो तो एक ही इवेंट हो रहा है ऑब्वियसली वो, Okay. और वो वहाँ पे वो तो एक तरह से घर की शादी है, और वो ज़ाहिर है मैं आगे चल के उसके बारे में बात भी करूंगी बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। Okay. बट एक और शादी है जो कि ऑब्वियसली दिसंबर में होने जा रही है, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि लिटरली जहाँ पे मैंने जहाँ पर अपना ओपिनियन दे भी दिया, लेकिन अगलों को उस टाइम पे ये लग रहा होता है कि अच्छा ये तो दुश्मन है हमारी इसलिए हम बात करें क्योंकि इसका एक इवेंट हुआ है, तो ये चाहती है कि बाकियों का भी कोई इवेंट ना हो, एक नेगेटिविटी जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। सो ऑनेस्टली श्वेत, जहाँ पे आप अच्छा ओपिनियन भी बाजों का देने लगते हैं ना, वहाँ पे भी आपको सोच समझ के देना चाहिए कि या किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन मैं इसमें इसकी बात कहता हूँ कि ठीक है वहां पर ना ही दें फिर ओपिनियन, लेकिन वो करें जो आप करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि Attend नहीं स्पेशली अटेंड ना करें ना, वेरी ट्रू, मैं भी यही करूंगी। लेकिन कभी कभी आपके से मौका भी नहीं होता ना, आपको कहा जाता है कि आपने सारे इवेंट्स अटेंड करने हैं। हाँ। बट लास्टली बस बात कर लेता हूँ कि स्पेशली जो आउट स्टेशन शादियां हैं ना, वो जो शहर से दूर शादियां हैं, दूर दूर वाली शादियां हैं जिसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था पूरा खानदान आपका आएगा, प्लीज एक तो आप एक्सपेक्ट ना करें, दूसरा आप भी थोड़ा सा हुलात रखें। हर शादी अटेंड करना और हर दूसरे शहर की शादी अटेंड करना जरा मुश्किल हो जाता है। सो इसको जरा अंडरस्टैंड हम सबको करना चाहिए कि आप इतना एक्सपेक्ट ना करें पूरे खानदान से कि सब आएंगे, कोई चीचावतनी से आएगा, कोई चकवाल से आएगा, कोई कराची से आएगा, कोई यूके से आएगा। सो प्लीज ये ना किया करें। अपने शहर की शादी तो दैट मेक सेंस, नाराजगियां ना पाला करें, नाराजगी मत पाला करें, अगले को स्पेस दें और अंडरस्टैंड करें उसकी इस डायनामिक्स को और सिचुएशन को। एनीवेज, ये बहुत लंबी बात होगी, लेट्स टेक अ ब्रेक, राइट बैक, और फिर अपने मेहमानों से मुलाकात कराएंगे। आज भी बहुत जबरदस्त मेहमान और बड़े ही इंपॉर्टेंट मौजूआत पे करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद ये है राइजिंग पाकिस्तान। ₹50 इसमें क्या मिलेगा? अरे 50 रुपए में अब मिले प्याज बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्याज बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। अबे इसमें तो सच में सुपर पावर्स है। प्याज बुझाने की सुपर पावर। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. Much too much, too much, too much, too much, too much. I Chester, yes, let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ। सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, जवाब तो है दो, कोई नहीं नो वन। अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, make the right choice, there's so much to want. Ocean safari है मजा तो जारी है, too much, मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much too much. आप सबको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में। ये आली शान स्टेज, ये झिलमिलाती रोशनियां, ये सारी मेहनत, ये सारा सफर, ये सारी कोशिश इस स्टेज के लिए। अब न कोई रिहर्सल, न कोई दूसरा मौका, बस लाइव स्टेज, जजेस के फैसले और आपके वोट का जादू। जानिए हर हफ्ते और इतवार को पाकिस्तान आइडल गाला राउंड। Golden Pearl का Nutri-Serum वाला Healthy White Advanced Care Moisturizing Lotion. Love your skin.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल हम देखते हैं कि एआई का चर्चा है और उसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे में एक ज़बरदस्त ऐप बनाई गई है और इस ऐप का नाम है प्रेग्नीटेक। ये हामला ख़वातीन के लिए ऐप डिज़ाइन की गई है और एआई के थ्रू ख़वातीन को गाइडेंस फ्राहम की जाती है कि अगर कोई सिम्टम्स हैं तो कैसे गाइडेंस ले सकते हैं। हाँ, इसमें ये नहीं है कि कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, बट हाँ जनरल गाइडेंस होती है। अगर कोई होती है उस लिहाज से कि आप अपनी बैलेंस डाइट किस तरीके से रख सकते हैं, तो उस हवाले से एक कस्टमाइज प्लान जो है अभी कह सकते हैं कि एक 24 आवर्स का एक साथी मिल गया ना, जिससे वो पूछती रहती हैं कि अच्छा मैं क्या करूं, अब तबीयत ऐसी हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। और इस ऐप की पज़ीराई भी ज़बरदस्त है। जो मारूफ प्लेटफॉर्म है दुनिया का हगिंग फेस, वहाँ पर भी इसको डिप्लॉय किया गया है। हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था इस टीम ने और ज़बरदस्त वहाँ पर भी इनको उसकी पज़ीराई मिली। आज हम मिलवाएंगे आपको जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, जिन्होंने इसको बनाया, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाशिर एहतशाम इज़ द वन जिन्होंने इसको बनाया, और इसके साथ साथ लामिया खान है जिन्होंने इसका जो इंटरफेस है, जो ग्राफिक डिज़ाइन है उसका सारा किया था, और इसका जो चैटबॉट का टेस्ट प्रॉम्प्ट है वो भी सब इन्होंने तैयार किया था। दोनों से आपकी मुलाकात कराते हैं, हाशिर और लामिया खान से, दोनों क्लास फेलोज भी हैं। हाशिर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ग्रेट। लामिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त। लामिया आपसे स्टार्ट करते हैं, ये कैसे कोलैबोरेशन हुई? क्योंकि हाशिर तो आते रहते हैं हमारे पास, आप फर्स्ट टाइम आ जाएंगे, तो ये कोलैबोरेशन कैसे हुई इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक? ये हुआ कि स्टार्टिंग डेज में जब ओरिएंटेशन था उसमें क्लब्स हम लोग ज्वाइन कर सकते थे। सो देयर वाज दिस टेक्नोलॉजी क्लब, उसमें सारे एआई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सब कुछ था। सो वी बोथ वर फिलिंग आवर फॉर्म्स, तो हम दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे। तो वी गॉट टू नो कि हम लोग एक ही क्लास में हैं, सो इंटरेस्ट भी आधे मिले। सो उसने जब अपना बताया तो कंट्रीब्यूशन करने के लिए, तो I was like I could also help in graphic designing as well. Nice. So that's how. आपका ज़्यादा फोकस ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर Yes, है। exactly. ओके, चलें जी। हाजिर ज़रा अब इस ऐप के बारे में बताएं, प्रेग्नीटेक, ये क्या है, आइडिया इसके पीछे क्या है? सो बेसिकली जैसे आप इसका नाम देखते हैं प्रेग्नीटेक, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो प्रेग्नी एंड टेक। सो बेसिकली इट इज़ द ब्लेंड ऑफ प्रेगनेंसी गाइडेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने देखा था कि काफ़ी लोग जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, या एप्स जो टेक्निकली बहुत अच्छी होती हैं बट वो एम्पैथेटिकली बहुत लैक करती हैं, इस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता। तो आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ लिस्टेड डाउन थे, बट मैंने देखा कि मुझे कुछ इस तरह का ही करना चाहिए जो लोगों की हेल्प करे। जैसे आपने देखा मेरी पिछली ऐप्स भी करियर गाइडेंस देती थी लोगों को, तो मैंने कहा इसमें भी टेक्निकली एडवांस तो हो ऐप, बट उसके साथ साथ ये लोगों की हेल्प करे और इस तरह का इशू एड्रेस करे जो पहले थोड़ा जो है एड्रेस ना हुआ हमारी सोसाइटी में। सो कितना वक्त लगा इसको बनाने में? इसको ऑलमोस्ट मुझे बनाने में 2 मंथ्स लगे। ओके, आप दोनों ने ही मिलकर बनाया या कि और भी था टीम में? हमारी टीम में एक और भी टीम मेंबर थी, कायनात अली। वो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलप कर रही थी, जो भी ये ग्राफिक्स वगैरह लामिया बनाती थी वो उनसे कोऑर्डिनेट करती थी, कलर पैलेट्स वगैरह, और फिर इन्होंने फ्रंट एंड बनाया और मैंने चैटबॉट का इंटरफेस और सारी उसकी लॉजिक बिल्डिंग और मॉडल को किस तरह से इंटीग्रेट करना है ऐप में, और एआई वाला सारा पार्ट, डेटाबेस और रिसर्च वाला पार्ट, उसको मैंने हैंडल किया। चलें ये भी ज़रा पूछते हैं कि किस तरह से ये ऐप वर्क करती है, ताकि सबके यूज़ में किस तरीके से ये आ सकती है, किस किस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन लामिया, क्या चैलेंजेस थे? फर्स्ट टाइम आप भी इस तरह से कोलैबोरेट कर रही थी एंड देन ग्राफिक्स का काम करना, इसमें कोई चैलेंजेस आपने फेस किए? पहला एक्सपीरियंस था मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, लेकिन इसमें ये था चूँकि इंटरफेस बनानी थी तो दैट वाज ए बिग स्टेप फॉर मी। और इसमें चैलेंजेस ये हो सकते हैं चूँकि मैं एक एआई प्रॉम्प्ट डिज़ाइनर हूँ, तो उसमें फिक्सिंग द बग्स और सारे एरर्स को देखना, वो हाशिर के साथ कोऑर्डिनेट करना कि ये बग्स हैं, ये एरर्स हैं, वो एआई मॉडल को एवेलुएट करना, वो दैट वाज अ बिग चैलेंज। थोड़ा लामिया अपने बारे में बताइए हमें, आप क्या करती हैं अभी डिग्री क्या कर रही हैं, अपना इंटरेस्ट क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग हमें लगे जो आपने कहा एआई बग रिमूवर समथिंग। आई मीन दिस इज अगेन वेरी डिफरेंट फॉर अस। या उसमें ये है कि आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर इन नस्ट, अंडर ग्रेजुएट, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में चल रहा है। एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो मेरी जर्नी है, इट वाज इन लाइक बिफोर 2 years ago। ठीक है, आई एम एन आर्टिस्टिक बच्ची। ठीक है, पहले मैं स्केचिंग, पेंटिंग, उस सारे कॉम्पिटिशन में थी। अब चूंकि डिजिटल का दौर आ गया तो डिजिटल आर्ट पे आ जाते। एग्जैक्टली। सो ग्राफिक टैब भी है, इस तरह मैं थोड़ी करती थी चीज़ें। अब चूंकि अब एक आई मीन like level up हो गया ना। हाँ, exactly. Now I'm doing an internship at an organization, Mental Health Awareness Organization, Project NEEM के नाम से। हालांकि भी फर्स्ट सेमेस्टर में आप? Yeah.
दैट्स Very इंटरेस्टिंग। nice, देखिए कितने हाँ। फोकस्ड बच्चे हैं माशाल्लाह हमारे, कि अभी वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर, साथ ही इंटर्नशिप भी चल रही है। जी, सो हाउ डू जी। यू मैनेज दिस? थिंग इज़ के क्विजेस असाइनमेंट्स वगैरह होती तो हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन वो करके फिर उसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो उसमें प्रोजेक्ट का भी हो जाता है और साथ में इंटर्नशिप का इट्स भी बिकॉज कर फर्स्ट लेती हैं। सेमेस्टर में आगे तो चल के चले आपको रूटीन का पता चल जाता जी, है, जी। आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। आप तो Yes. सोच रहे होते हैं कि अभी हम किस दुनिया में आ गए हैं, कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में वो एक्सप्लोर कर रहे थे। देन नस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसके नस्ट के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की यही चीज़ एक सामने जी, आती है, वो जी। कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। वो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट वो इतना ज़्यादा एंगेज रखते हैं बच्चों Yes, को। exactly. ये ज़रा बताएं हमारे स्टूडेंट्स को, हाउ डू यू मैनेज योर रूटीन? बिकॉज हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे साथ साथ काम भी करें, इंटर्नशिप करें, वो प्रोफेशनल सीखें, एनवायरनमेंट में सीखें, स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी जाएं, बजाय इसके कि सिर्फ जो है वो थ्योरी पढ़ रहे हैं बैठ के और बस डिग्री की तरफ लगे हुए हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हर वक्त ही आप थ्योरी में बैठें, प्रैक्टिकल भी काम होता है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर कोई प्रैक्टिकल्स का काम होता है तो वी वुड टेक एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। कभी ब्रेक में कर लेते हैं, कभी कोई फ्री टाइम होता है तो लाइब्रेरी में जाके कर लेते हैं। और इंटर्नशिप का काम जो भी ये जो सारा काम है वो वीकेंड से ज़्यादातर हम लोग फोकस करते हैं, साथ में वीकडेज में भी करते हैं जब एक्स्ट्रा टाइम होता है। अब ये तो नहीं होता कि वी आर नॉट बिजी एवरी सिंगल डे, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा टाइम तो मिल जाता तो है। उसको प्रोडक्टिवली यूज करना उस टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, that is. बैक टू दी प्रेग्नीटेक थिंग, थोड़ा बताइएगा कि हाउ डज इट वर्क, किस तरीके से काम करती है और आम लोगों को किस तरीके से इससे फ़ायदा हो सकता है? सो पहले जो है वो यूज़र आके अपना अकाउंट बनाता है प्रेग्नीटेक पे, उसकी वेबसाइट पे जाता है, अकाउंट बनाता है, उसके बाद जाके वो अपना मंथ सेलेक्ट करते हैं और फिर उसने डाइट प्लान बनाना है या अपनी कोई सिम्टम्स शेयर करनी है या वो कोई इस तरह की उसने स्टेट शेयर करनी है जो वो बाकी लोगों से शेयर नहीं करना चाह रही इस टाइम के, उसको टेंशन है कोई, तो वो उसको प्रॉपरली कंसोल करेगा और फिर बताएगा कि आपके क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए। ओके, डेटा सेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे किसी भी ऐप का। सो आपने डेटा कैसे इसमें देखा और कैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया? डेटा हमने जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से, वेरीफाइड सोर्सेज से, जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके डेटा सेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो कि ऑब्वियसली वो वेरीफाइड डेटा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं होती, वो उन्होंने वेरीफाई करके अपलोड किया होता है। तो उसके अकॉर्डिंग और जो डॉक्टर्स ने डेटा अपलोड किया होता है कि किस तरह से आपने अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, तो उसको हमने हर एक मंथ का सेपरेट डेटा कलेक्ट करके हर एक बॉट में फीड किया कि उसने फिर इससे चंक रिट्रीव करके फिर उसको एनालाइज करके रिस्पांस जनरेट करना है, ऐसे जेनेरिक रिस्पांस जनरेट नहीं करना। ओके, हाउ कम इट्स डिफरेंट फ्रॉम चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स? बिकॉज आप कहीं भी इनफैक्ट अगर आप गूगल पे भी अपने सिम्टम्स लिखते हैं और आप प्लान मांग लेते हैं तो गूगल पे भी आपको वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस ऐप की ज़रूरत कैसे है? तो इस ऐप की ज़रूरत इस तरह से है कि वो मैंने आपको बताया, उनके पास चैट जीपीटी है, उसके पास जेनेरिक डेटा सेट बहुत बड़ा है। आप उसको पूछेंगे वो उस सारे डेटा को एक दफ़ा सर्च करेगा, उसमें से कुछ रिट्रीव करेगा। सो व्हेन द डेटा इज़ टू मच तो हमारा ब्रेन भी इवन कभी कभार कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देखा छोड़ देता है, पर जब हम उसको फाइन ट्यून कर देते हैं एक टास्क के लिए स्पेसिफिकली, तो वो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को उस तरह से हर वक्त डायरेक्टली फीडेड नहीं होती। तो अब हर मंथ की स्पेसिफिकली इतनी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन डेटा सेट सिर्फ मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4 प्रेगनेंसी के लिए उसमें फीडेड है, तो इसलिए फिर वो वहाँ से जब रिट्रीव करके देता है तो एक्यूरेसी ज़्यादा आती है उसकी। ओके, अच्छा थोड़ा लामिया आप भी बताइएगा, जो प्रॉम्प्ट होता है किसी भी एआई टूल में, जब हम प्रॉम्प्ट की बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो। जी जी। क्या इसकी वाकई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है हम सबको? क्योंकि हम तो प्रॉम्प्ट कॉपी ही कर रहे होते हैं, जो हमने जितना एआई को आजकल यूज़ होते देखा है, बल्कि मिस यूज़ होते देखा है। जी, अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी बहुत ज़रूरत होती है। लाइक प्रॉम्प्ट्स तो सिर्फ ये तो नहीं होता कि आप उसको इनपुट कर रहे हैं और फिर उसके बाद चैट जीपीटी आपको जैसे बताएं। इट्स आल्सो फॉर फिक्सिंग बग्स एज वेल। आप प्रॉम्प्ट देते हैं, यू एवेलुएट द एआई मॉडल, और जब अगर एआई मॉडल हेलुसिनेट नहीं करती उसमें, मतलब ट्रैश इन्फो नहीं देती, दैट मीन्स द एआई मॉडल इज वर्किंग फाइन एज वेल। सो प्रॉम्प्ट इज अ बिग थिंग इन एआई। सो आपको कितने इसमें इश्यूज आए, कितने बग्स आए जो आप बार-बार रिमूव कर रही थी फिर? इसमें ये आते थे इश्यूज, कभी कभार सिम्टम्स जब हम लोग लिखते थे तो कभी कभार रिकॉग्नाइज नहीं करता था, ठीक है, ये ऐसा इशू आता था। ट्रैश इन्फो कभी कभार बहुत मिलता था, सो उसको ऐसा ऐसा करके डीबग हमने कर लिया था। शुक्रिया। क्या इसमें ये भी होता है कि जनरली हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसको अगर समझें तो हम यहाँ पे देखते हैं ड्यूरिंग दोज 9 मंथ्स जनरली हमने देखा है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि रेस्ट करें जी ख़वातीन,
बाहर के मुल्कों में ज़रा चीज़ें डिफरेंट जी। होती हैं, ख़वातीन एक्टिव होती हैं, दे आर वर्किंग एज वेल, अदरवाइज भी देर एक्टिव। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख सकते हैं सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए सिम्टम्स भी शायद डिफरेंट होते होंगे और उसको उसके ट्रीटमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट होती होगी। बाहर बहुत सी चीज़ों को हम कहते हैं नहीं इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इट्स फाइन, बट यहाँ पे चीज़ों को इसके साथ बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि आप ज़्यादा उसको सोच रहे होते हैं। Still it depends on Person क्या to person, of course. ये भी वो वाली बात हो जाती है कि वो घर में एक जो सास होती है या अम्मियाँ स्पेशली वही कहती है कि जी हमने भी तो अपने वक्तों में बच्चे पैदा किए थे, हमें तो ये मसले नहीं हुए थे, बिकॉज ऑब्वियसली वक्त चेंज हो गया है, हेल्थ कंडीशंस डिफरेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जाहिर सी बात ये है कि जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, और आपने भी देखा होगा कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कंडीशन। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें डेटा है अंग्रेज का, हमारे यहाँ वो दादी और नानी जिनकी बातें सुन के हमें करना पड़ता है काम। या हमारी नानी दादी का डेटा है उसके अंदर? नहीं, उसमें नहीं है ना, ये मसला है। नहीं, आपको वैसे वाकई आपको वो डाटा ऐड करना चाहिए था जो खुराकें उन्होंने खाई है ना, वो खुराकें खा के। चलो उसके लिए तो फिर मुझे कोई नानी दादी हायर करनी पड़ेगी अपने साथ, एक वो मेरे साथ बैठ के फिर डेटा जो है ना डेटा सेट बनाएंगी। नहीं, ये जरूरी है। देखिए आपको चाहिए कि आप हर सूबे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि हर जगह के माहौल भी डिफरेंट है, आप मुख्तलिफ नानियों दादियों के डेटा सेट भी डालें इसके अंदर। ठीक है, सही है, इंशाल्लाह वी विल टेक दिस इनटू कंसीडरेशन। सही बात बता रही हूँ कि देखिए हमारी जो एक तरह से आप ये भी देख रहे होते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस बड़ी डिफरेंट है हमारे मुल्क की, और जाहिर सी बात है जो लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, हेल्थ कंडीशंस बहुत डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं कस्टमाइज अपने मुल्क के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को करना इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सजेशन, ऑब्वियसली इट्स योर ऐप, और आप जिस तरीके से उसको लेके चले, हम एक जस्ट एज अ थर्ड पर्सन हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो बता रहे हैं। उसमें हमने ना डिफरेंट पर्सन के जिस तरह से हेल्थ इश्यूज या किसी को कोई एलर्जीज हैं या कुछ है ना जिसने आइडेंटिफाई की हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो डाइट प्लान आपको सजेस्ट करता है। इस तरह से लाइक जेनेरिक डाइट प्लान नहीं किसी को भी वो सजेस्ट करता, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, या इवन प्रेफरेंसेस भी वो पूछता है कि आपको ये पसंद है। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि कोई एलर्जी ही हो, अगर किसी को गोश्त खाना नहीं पसंद तो वो उससे उसके डाइटरी प्रेफरेंसेस भी पूछेगा, तो उसी तरह करके प्लान करेगा। और इवन कि अगर किसी बंदे को किसी चीज़ से इशू है तो वो फिर उसको अवॉइड करेगा बात करते हुए। अच्छा, अब ऐसे में हाशिर ये भी है कि हमने तो हर तरह की खवातीन के लिए इसको यूज़र फ्रेंडली बनाना है। अब ये जिस तरह शुएब ने बात की कि डिफरेंट सूबों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और ऐसी खवातीन जो कि बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए इसको किस तरह से यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है कि हर खातून इसको इस्तेमाल कर सके। अच्छा, मैंने जब इसलिए मैंने ये सोचा था कि अब इसको मैं किस तरह से करूं कि मोस्ट लोग यूज़ कर सके इसको, क्योंकि आपने भी देखा है गाँवों में उस तरह से लोग इतने ज़्यादा नहीं होते, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होते। तो अब उसका फिर मैंने सोल्यूशन ये निकाला कि फ़ोन तो हर बंदे के पास होता है आजकल, स्मार्टफोन चलो ख़राब हो गया, पुराना हो गया, बट फ़ोन होता है और उसमें गूगल भी चलता है। अब एक वेबसाइट का एड्रेस है, इट इज़ जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, तो वो जब वो डालेगी उसमें जाके, तो वहाँ पर क्योंकि हमने इसमें गूगल का मॉडल यूज़ किया है, उसको हमने उसके साथ डेटा सेट हमने अपना अटैच किया है, तो वो है गूगल का जेमा 2। तो उसमें जो है बेसिकली आप वो मल्टीलिंगुअल है, वहाँ पर वो उर्दू में भी अगर बोल के डाल देती है ना, हर आपने देखा होगा कीबोर्ड के नीचे बोलने का ऑप्शन भी होता है, वो बोल के डाल देती है कि मुझे सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरा ये वाला महीना चल रहा है, तो वो फिर और सेंड का बटन दबाएगी तो वो उर्दू में उसको आंसर दे देगा। और फिर कोई भी उर्दू तो पढ़ लेते हैं मोस्टली लोग, अगर कोई गाँव में भी है तो कोई भी उसको पढ़ के बता सकता है कि ये करें, सो दे कैन एक्चुअली प्लान देयर नेक्स्ट स्टेप्स। ये दैट्स वेरी नाइस कि एक तो डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देन जब आप बोल के कर सकते हैं तो और आसानी आपने कर दी सबके लिए। क्या इसमें ये भी होता है कि जब एक खातून अपने कुछ सिम्टम्स बताती है, जो भी उसको उस वक्त महसूस हो रहा है वो शेयर करती है, तो इतना डेटा सेट होता है इसके पास कि वो ये गाइड कर सकता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, यू शुड गो टू अ डॉक्टर। अच्छा, इसके ऊपर ही हमें काफ़ी फोकस करना पड़ा था कि वो जब बताए कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं तो वो पैनिक ना करे अगले बंदे को, कि वो परेशान ना हो जाए कि मुझे कुछ होने लगा है। वो फिर एक तरीके से मॉडिफाई करके बात को बताता है कि आपको इस तरह से करना चाहिए, ये चीज़ें इस तरफ लीड कर सकती हैं, ज़रा आराम से प्यार से समझा के वो बताता है कि यूँ। अगर वो अब्रप्टली कह दे कि आपको तो ये होने लगा है, तो फिर जो बंदा होगा उसकी कंडीशन वर्स हो सकती है, कि उसको पता लग गया मेरे साथ अगर ये होने लगा है। तो इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो हमारा बॉडी।
लेकिन लामे जिस तरह पहले हम देखते थे कि डॉक्टर्स ये कहते थे कि अगर आप गूगल से पढ़ के आए हैं तो मेरे पास ना है, बिकॉज ये बड़ा मसला हुआ एक टाइम पे कि हम गूगल से बहुत पढ़ के चले जाते थे किसी भी बीमारी के मामले पे और डॉक्टर के पास गए नहीं हमने पढ़ा था जी हमें तो ये है। तो कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि आप इस ऐप के थ्रू आपने चीज़ें समझना शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दी, करना शुरू कर दी और फिर डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने कहा पुत्र उत्थे ही जा फिर नहीं, ये चूंकि डिफरेंट डेटा सेट से हुआ हुआ है, WHO जिस तरह हाशिम ने मेंशन किया हुआ है, जिस तरह रिसर्चेस डिफरेंट रिसर्चेस है, सिर्फ गूगल तो नहीं है रिलाई कर रहे हैं, तो इसलिए इट्स रिलायबल सोर्स, इसमें रिफाइंड डेटा सेट है और रिलायबल डेटा सेट है इनफैक्ट एग्जैक्टली, और विद टाइम ज़ाहिर है चीज़ें और रिफाइन होती हैं। आप थोड़ा सा लास्टली बताएं कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपने इसको डिप्लॉय किया और जिस हैकाथॉन में आप लोग लेकर गए, अब दोनों मुझे बताइएगा, पहले अलामी आप बता दें कि वहाँ पे रिस्पांस कैसा था। इट वाज अ गुड रिस्पांस, मतलब अगले दिन ही रिस्पांस आ गया था और फास्ट भी था एंड प्रोडक्टिविटी प्रेजेंटेशन उसके सारे इट वाज गुड, इट वाज अ गुड रिस्पांस, मार्क्स अच्छे आ रहे थे उसमें, मार्क्स अच्छे आ रहे थे। मैंने सुना ओरिजिनलिटी पे पूरे मार्क्स मिले, ओरिजिनलिटी पे पूरे मार्क्स मिले कि पहले कभी भी, और इवन इसमें हम लोग सिर्फ पाकिस्तान से तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, डिफरेंट कंट्री से ऑलमोस्ट 4200 टीम्स थी, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और उसमें हमें अगर ओरिजिनलिटी के फुल मार्क्स मिले एंड वी आर जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप लोग तो नए नए काम वैसे ही करके आ रहे होते हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिट दूंगी जो कि बच्चों को इनकरेज करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से उनका माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं अभी से कि वो बच्चे क्रिटिकली सोचें और प्रोडक्टिवली अपने कामों को आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया लामिया, बहुत शुक्रिया हाशिर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रांग हो गई है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में है, जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो। न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। कल एक ज़बरदस्त इवेंट था वजारत ख़ारजा में जो कि हर साल सजता है और यहाँ पर जाकर जिस तरीके से हमें मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स विजिट करने का मौका मिलता है, सो मैंने तो हर साल तकरीबन उसको विजिट किया और मैं बड़ा एंजॉय किया। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, थोड़ा सा ये बताएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट के स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे, आपको ना उनके खाने का मौका मिलता है। सो थाई फूड भी मिलता है आपको, टर्किश कुजीन्स भी मिलती हैं आपको, इंडोनेशियन फूड्स भी मिलते हैं। तो जितनी एम्बेसीज होती हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो भी होते हैं, जो उस पर जरा मेरा खर्चा पर ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आप देख लेते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली आप हर मुल्क विजिट नहीं कर रहे होते। तो क्या ही बात हो कि एक ऐसा मेला सजे जिसमें आपको तमाम जो बहुत सारे बल्कि ममालिक हैं वहाँ की सकाफत देखने को मिले, वहाँ के खाने, वहाँ के लोग देखने को, वहाँ के आपके लिबास देखने को मिलते हैं। तो जिस स्टॉल पे आप जा रहे होते हैं, वहाँ के लोग जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता है स्टॉल को, तो चूंकि मैं फूडी हूँ, लेट्स एडमिट दिस, we admit खाता कम हूँ मैं लेकिन मैं मल्टीपल जगह पे एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैंने कल भी यही किया, मैं डिफरेंट स्टॉल्स पे गया, मैंने खाया पिया, हाँ थोड़ी शॉपिंग भी की, क्योंकि ज़ाहिर है वो डिफरेंट जगहों पे आप जब जाते हैं डिफरेंट स्टॉल्स पे, तो आप वो दस्तकारियाँ और वहाँ की जो इन चीज़ें होती हैं वो देख के वैसे भी आपको अच्छा लग रहा होता है। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। आपने मिस किया प्रोबेबली इतना, हमें आप वैसे अभी आपने इतना कुछ बता दिया तो वी रियली वांट टू विजिट नाउ। आप नहीं जा सकते, अब उसके लिए आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं वर्चुअल एक जर्नी पे दैट वी कैन डू इट। तो हम मिलकर जरा देखते हैं कि किस तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल का ये इवेंट, जहाँ पे पवेलियंस होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट ममालिक के खाने, लोग, रंग सब नजर आते हैं और फॉर श्योर अपने भी। सो लेकर चलते हैं आपको इसमें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
welcome to Iran Style. Here we have a small piece of Iran's taste and culture for Pakistani people to experience here. We have some handicrafts from Iran, and we also have some sweets, for example, gaz, and we also have the Iranian famous pistachio and saffron. We also have some Iranian food, some sweets like, for example, sholezard, which is very similar to the Pakistani rice pudding, but it has saffron in it. We are sort of similar in our taste, but we use less spices and slightly less sweets, but I think we are very similar. For example, we have juje kebab and also kebab kubide, which is with minced beef, which is very similar to the Pakistanis, but with different spices. It's a wonderful opportunity for us to share our culture and experience with the Pakistani people, and we hope we will have more opportunity like this in the future to share our food, culture and heritage with the Pakistani people. Welcome to the Philippine Embassy booth. My name is Dr. Emmanuel Fernandez. I'm the Philippine Ambassador to Pakistan. Pakistan and the Philippines have long had a diplomatic relationship. We've been friends for 70 years, and over those last 70 years we have cooperated on a number of areas: political, economic, cultural. This activity is only one among many areas of collaboration between Pakistan and the Philippines. And we're happy to be part of this because this event actually highlights the common cultural elements between our two countries, while at the same time featuring the distinctive cultural elements of our respective countries. Assalamu alaikum. My name is Muhammad. I'm from Gaza. We are here sharing with this event. This is very good, very nice. We're sharing with our traditional food. We have here our food, our Palestinian food, like halba. We make it, and ma'moul. It's very delicious food. It's introduce our culture. We are making it with dates, and we have here cheese also. We have it white cheese. I am the Malaysian High Commissioner to Pakistan, and I'm together here with my group of ladies from our High Commission of Malaysia in Islamabad. We call the group Perwakilan. It is something like Pohwa. So we are here to promote our culture, our cuisine, our tradition during this Pohwa event. So you can see the uniqueness of this event today, where many countries are here participating for a good cause. So bahut-bahut syukriya, Malaysia, Pakistan, Dosdi Zindabad. सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है चिटोस, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर, माउंटेन ड्यू, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, टेलीनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। है कोई जो दे सकता है मुझसे बड़ा इनाम? जी हुजूर, एग्रो जीत की बाजी दे, इनाम आली शान।
चांदी के मुजस्मे का है कोई जवाब? एग्रो दे चमचमाती बाइक जनाब। इस शाही सवारी से है कुछ बढ़कर? हुजूर इधर मिले ताकतवर ट्रैक्टर। उड़न कालीन से छू लो आसमान। उम्रा टिकट जीत कर सब भरे उड़ान। तो ये लो शाही खजाने की चाबी। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। अब मैं भी लगाता हूँ जीत की बाजी। हर स्वाइप, हर स्ट्रीम, नॉन स्टॉप डिजिटल सीन। लाइफ है फुल ऑनलाइन, फुल एक्सट्रीम। जोंग की मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 जोंग मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 550 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। Stay connected, stay original. Let's get digital with Zong 4G. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ। सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, जवाब तो है दो, कोई नहीं नो वन। अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, मेक द राइट चॉइस, there's too much to munch. ओशन सफारी है मजा तो जारी है, too much to munch. मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much to munch. रुक जाओ, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा मैं। तो इंतजार किस बात का है? तुम कौन हो बेटा? बार भरोसा खैरुद्दीन। एक आफत दरपेश है, बार भरोसा। अगर तुम बार भरोसा को जिंदा पकड़ कर ले आए यहाँ, तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर। सबको इशारा करो, हमारे कुछ मेहमान आए, हमले के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाह। हमला! शाबाश! हमला! एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करेंगे स्किन केयर के हवाले से। बहुत अच्छी बात है, सब लोग अपना ख्याल रखना शुरू हो गए। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ खवातीन अपना ख्याल रखना शुरू हो गई हैं, सब लोग, मर्द भी शामिल हैं, तो वो भी अपना ख्याल, लेकिन हाँ जो लोग रखना शुरू हो गए हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं रख रहे उनको रखना चाहिए। और ये सेगमेंट आपको मोटिवेट करने के लिए कि कैसे आप अपना ख्याल रख दैट सकते टू हैं। स्पेशली इन दिस विंटर, एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो बहुत ही चैलेंजेस होते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन वाले तो खैर वो तो बेचारे मेरी तरह परेशान हाल ही रहते हैं कि उनके साथ जिंदगी में हो क्या है। हाँ, लेकिन अब जिस तरह मेरी स्किन है शोएब, मेरी ऑयली स्किन भी नहीं है, लेकिन मेरी एक्ने प्रोन स्किन है। और कॉम्बिनेशन स्किन भी कह सकते हैं, उसकी कुछ पैचेस जो है वो ऑयली हो जाते हैं, कुछ पैचेस ड्राई हो जाते हैं। सो आई डोंट नो, ये मुझे लगता है ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि आपने यूज क्या करना है। एनी हाउ, आप जरा डिस्कस करेंगे कि विंटर स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है जी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शाइना शाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आप
समर की ज़ाहिर रूटीन अपनी होती है एंड देन चेंज ऑफ वेदर के साथ एक डिफरेंट इम्पैक्ट हम सबकी स्किन पे आते हैं। सबीन के इशू पे हम आएंगे बिकॉज ये बड़ा ट्रिकी होता है कॉम्बिनेशन स्किन वाला, बट जनरली विंटर में जो उसका आगाज़ होता है उसका स्किन पे क्या इम्पैक्ट होता है? बेसिकली आप देखें स्किन जो है ना हमारी एक्स्ट्रा ड्राई हो रही होती है आमतौर पे, लेकिन वही बात है जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं ना वो भी ड्राइनेस की तरफ जाते हैं। जो ऑयली स्किन वाले हैं उनका कभी कभार हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ग्लैंड्स। अच्छा। क्योंकि स्किन को मैसेज जाता है कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है तो ऑयल और प्रोड्यूस करें। तो ज़्यादा ऑयल तो कई लोगों की ज़्यादा, खासतौर पर स्कैल्प और जो है ना जैसे बोरिक डर्मेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, इसमें एक्नी और सर में डेंड्रफ वो इकट्ठा आ जाता है। और वो पेशेंट्स जो हैं वो भी हमारे पास आते हैं कि ये क्या वजह है, अभी तो हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए। ये फ्यू केसेस में होता है, लेकिन ऑयली स्किन फिर भी ज़रा बेहतर रहती है आमतौर पे ना। और उसमें ये होता है कि हमारी जैसे आजकल जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वो ज़्यादा चंबल के जो एक्जिमाज हैं और सेबोरिक डर्मेटाइटिस, डेंड्रफ, ऑयली स्कैल्प, और प्लस ये हो रहा है कि लोग अपनी ना स्किन के रूटीन को वही फॉलो कर रहे हैं जो समर्स में, वो बड़ा मसला हो रहा है। क्योंकि रेटिनॉइड्स जो है ना, जो रेटिनॉल्स यूज़ करते हैं ख़वातीन और जेंट्स भी अब करते हैं, उसमें ये होता है कि आप ना डेली ना लगाएं क्योंकि फिर एक्स्ट्रा स्किन ड्राई होगी। आप ट्वाइस अ वीक उसको यूज़ करें। जिन भी प्रोडक्ट्स में रेटिनॉल्स हैं या विटामिन ए है, प्रोडक्ट्स वही इस्तेमाल करें जिनकी ऑयली स्किन है। रेटिनॉल बेसिकली जो है ना वो एंटी एजिंग है, जो आपका कोलेजन बनाता है। तो और प्लस उसी की एक टाइप है ट्रेटिनॉइन जो एक्नी को ट्रीट करता है। तो ये सारी चीज़ें ना विटामिन ए की डेरिवेटिव्स, मतलब विटामिन ए की आगे से फॉर्म्स हैं। तो जो भी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, एक तो वो रात को करेंगे, सुबह बिल्कुल नहीं लगाना वरना स्किन बहुत इरिटेट होगी। दूसरा, उन्होंने ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक पे आ जाना है इंस्टेड ऑफ डेली। ओके, तो ये रूटीन। अच्छा, ये जो ऑयली स्किन वाले जब वो कहते हैं कि हम ड्राई प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी स्किन ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करी, वो शायद यही आपने जो लॉजिक बताई कि बिल्कुल आप इतने ड्राई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अच्छा, ड्राई नहीं, आपने जो चीज़ें देखनी है ना ऑयली स्किन वालों ने, उसमें देखना है नॉन कॉमिडोजेनिक और सेंसिटिव हाइपोएलर्जिक। बेसिकली जो ऑयली स्किन वाले हैं ना उनकी स्किन भी सेंसिटिव भी होती है। ये नहीं होता कि वो ऑयली है तो वो बड़ा कोई अच्छी सी ग्लेज्ड सी स्किन होगी, नहीं। आप देखें कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई कॉमिडोजेनिक तो नहीं है, क्योंकि वो ही पोर्स को फिर क्लॉग करते हैं और एक्नी करते हैं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, रेटिनॉल तो जनरली भी हम देखते हैं कि बड़ा ट्रिकी है और बड़ा मुश्किल से सेटल होता है आपकी स्किन के साथ, कि अगर आपने स्टार्ट किया तो यही कहा जाता है कि आप डेली अभी इस्तेमाल ना करें, आहिस्ता आहिस्ता स्किन को ज़रा आदी करें उसका। बिल्कुल। सो वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और वो इस मौसम में इस्तेमाल करना चाहते हैं या अदरवाइज़ अभी से रूटीन में शामिल करना चाहते हैं, सो वो चाहे ऑयली स्किन है, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन है, चाहे ड्राई स्किन है, रेटिनॉल का इस्तेमाल किस तरह से करें कि वो स्किन के साथ सूट करे और कैसे मालूम होता है कि अच्छा वो सूट कर गया है? जी अच्छा, रेटिनॉल जो है ना बेसिकली एक वाकई स्किन जो आपने बात की है ना, ड्राई करेगा, सेंसिटिव करेगा, तो उसको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। उसके कॉम्बिनेशन जो सबसे अच्छे बनते हैं ना वो नायासिनामाइड और सेरामाइड्स के साथ बनते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के साथ। जब आप इन चीज़ों के साथ उसको यूज़ करेंगे ना तो रेटिनॉल आपको कभी मसला नहीं करेगा। यानी उसको सैंडविच टेक्निक पहले क्या लगाएं? पहले नायासिनामाइड लगाएं? पहले या तो आप कॉम्बिनेशन ऐसा ले लें जिसमें नायासिनामाइड, सेरामाइड्स, और आजकल सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। उनकी परसेंटेजेस होती हैं, आप वही देखें कि 0.2% आपका या 0.5% रेटिनॉल से ज़्यादा ना हो। अगर आपने डायरेक्ट 2% पे आ गए हैं रेटिनॉल पे, फिर तो स्किन खराब ही होगी ना। और डेली लगा रहे हैं, अब पेशेंट्स को यूज़ नहीं करनी आती चीज़ें, या डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बताएं कि जी आपने ये इसको ऐसे सैंडविच में लगा के बना के, मतलब सैंडविच टेक्निक उसको कहते हैं कि एक मॉइस्चराइजर की लेयर लगाई, ऊपर रेटिनॉल की लेयर लगाई, फिर मॉइस्चराइजर की लेयर लगाई। तो अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो इतना लेयरिंग ना करें, वो कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और जो लेयरिंग भी कर रहे होते हैं वो क्या पहले जब मॉइस्चराइजर लगाएं थोड़ा सा वेट करें फिर रेटिनॉल लगाने से? नहीं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, उसमें वेट की जरूरत नहीं, इतना आपके टाइम ही नहीं है आजकल। तो हमारी जो है ना विद इन सेकंड्स वाली जो तो आपने अच्छा बताया कि जो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है। और ये भी होता है मॉइस्चराइजर अगर अब्जॉर्ब हो जाए तो फिर दोबारा से स्किन के ऊपर लगाएं तो वो इरिटेशन तो हो रही होती है। वो होता है कि हल्का सा मॉइस्ट होता है। मेरे खुद इतनी सेंसिटिव स्किन है तो मैं खुद यही टेक्निक से कभी रिसर्च करती रहती हूँ या क्या, बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, रेटिनॉल का ये भी है कि वो 2 वीक्स आपकी स्किन को इरिटेट करेगा शुरू के। 2 वीक्स के बाद ना स्किन प्राइम हो जाती है, तो फिर इस तरह इरिटेशंस नहीं होती। और फिर आप रूटीन में यूज करते रहे, कोई मसला नहीं। आप बिल्कुल
लेकिन जैसे सर्दियाँ आई हैं ना या चेंजिंग वेदर है उसमें आपने फ्रीक्वेंसी कम करनी है। फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक दिन आप रेटिनॉल लगा लें, अगले दिन आप हाइलुरोनिक का कोई सीरम लगा लें, ये भी कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, ऑरल रेटिनॉइड्स जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है एक्नी के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि उसका भी कोई विंडो होती है कि इस वेदर के लिए वो बेस्ट है, बिकॉज आप वो स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई भी कर रही होती है, स्पेशली वो जो लोग अगर विंटर में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। बहुत, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली जो रेटिनॉइड्स जो ओरल है ना, जैसे आइसोट्रेटिनॉइन है एक्नी वाले, वो भी हम हर किसी में नहीं देते। एक तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि वो जो एक्सपेक्टिंग फीमेल्स हैं या जो प्लान कर रही हैं ना फीमेल्स पे बहुत ध्यान रखने वाला है। उसमें आपने अचानक से ये रेटिनॉइड्स ओरल शुरू करने ही नहीं है, बल्कि जो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं वो कभी भी ओवर द काउंटर ओरल रेटिनॉइड नहीं लेंगे। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि वो आपकी सारी प्रोफाइल देख के आपको देगा। ठीक है, ये ओवर द काउंटर बिल्कुल चीज़ नहीं है। और ये मेल के लिए भी नहीं, मेल्स के लिए भी बिल्कुल आपने कभी, बिकॉज़ ऑब्वियसली इफ दे आर प्लानिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी रेगुलेशंस नहीं है ना, वरना ये ओवर द काउंटर वाली बिल्कुल दवाई नहीं है। अच्छा, वंस आपने शुरू कर दी तो वेदर जो है ना, जो सर्दियों वाला है उसमें आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होगी, लेकिन अगर ज़रूरत है तो फिर लेना भी है। तो उसमें आपने स्किन के बैरियर का बहुत ख्याल रखना है, मतलब सेरामाइज या शिया बटर बेस जो आपके मॉइस्चराइजर्स हैं वो यूज़ करना है। होंठ आपके खुश्क हो जाते हैं, उस पर वेजलिन पेट्रोलियम जेली लगाएं। आंखें भी खुश्क हो जाती हैं तो फिर आपने नेचुरल टीयर्स डालने होते हैं, जो आई ड्रॉप्स आते हैं ना, वो आप डाल सकते हैं। और ये विंटर्स के ज़्यादा ये विंटर्स के हैं। और साथ फोटोफोबिया होता है जिसमें आपको धूप लगेगी आंखों में, तो आप ग्लासेस पहनेंगे। बिल्कुल, ये और सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये होता है कुछ लोगों के साथ, स्पेशली जो विंटर की धूप होती है वो आंखों में चुभती है। नहीं, विंटर की वैसे ही नहीं चुभती, लेकिन जो आइसोट्रेटिनॉइन वाले हैं ना उनको चुभेगी। उनको गर्मियों की तो चुभेगी, सर्दियों की भी चुभेगी। मैं भी गर्मी में निकलते ही नहीं है ना बाहर, तो उन्हें सर्दियों में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिर्फ ऑरल की आप बात करिए, बिकॉज अब तो टॉपिकल में भी हम देख रहे हैं कि आइसोट्रेटिनॉइन अवेलेबल होती है, वो ओवर द काउंटर है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर होती है। क्या उसमें भी सेम साइड इफेक्ट्स होते हैं या ऑरल के ही ज़्यादा मसले होते हैं, टॉपिकल के इतने मसले नहीं होते? टॉपिकल के उस तरह नहीं है, वो भी ओवर द काउंटर हमारी कंट्री में मिल रहे हैं। अभी जो हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशंस बाहर के मुल्कों में होती है उसमें कोई भी ओवर द काउंटर आपको इस तरह नहीं देता ना। बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर क्लिंडामाइसिन, ये चीज़ें आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। आइसोट्रेटिनॉइन अगर टॉपिकल में ट्रेटिनॉइन आता है, आइसोट्रेटिनॉइन नहीं आता। ट्रेटिनॉइन एक थोड़ा डिफरेंट फार्मूला हो जाता है, वो थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म है और वो स्किन को इतना इरिटेट नहीं करता, लेकिन वो भी 2 वीक्स वाला जो रेटिनॉल वाला फार्मूला है ना, वही आपने यूज़ करना होता है। ओके, इसके अलावा और कौन सा सीरम है जो कि ज़्यादा फायदेमंद होता है इन विंटर स्किन केयर रूटीन? जी, विंटर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड जो है ना, वो आपकी स्किन का बैरियर भी अच्छा करता है, एंटी एजिंग भी है, और उसमें भी आप कॉम्बिनेशन ही यूज़ करें तो अच्छा है। जैसे एंटी एजिंग अगर आपने करना है तो रेटिनॉल से कंबाइन कर देते हैं। इसी तरह ही अगर आपने स्किन की फाइन लाइंस को कम करना है तो इवन आप नियासिनामाइड को भी डाल सकते हैं बीच में, वो आपका कोलेजन भी नेचुरल बना देगा। और ये सब आपने बहरहाल करना रात के वक्त है? रात के वक्त, क्योंकि सुबह जो है ना वो ज़्यादा आप मॉइस्चराइजर या हाइलुरोनिक आप सुबह भी यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक कि आपकी स्किन जो है वो सनलाइट की वजह से ज़्यादा इरिटेट हो सकती है। इरिटेट होती है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो सिर्फ सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर लगाएं, लेकिन जो नॉर्मल स्किन वाले हैं या जिनका कोई मसला नहीं है, बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन का, तो फिर आप हाइलुरोनिक सुबह भी लगाएं। विटामिन सी भी यूज़ कर सकते हैं सुबह के टाइम पे। सही। तो ये एक ऐसी चीज़ें जो सुबह आप यूज़ कर सकते हैं। नियासिनामाइड रात को ही आमतौर पे हम देते हैं, क्योंकि उसका ये होता है कि उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो कभी कभार ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। विटामिन सी भी अगर हम अनस्टेबल फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे डायरेक्ट विटामिन सी आप लगा देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो फिर उसकी एफिकेसी नहीं रहती। तो उसका जो है ना फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं जो सुबह के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली जो है वो रात में ही लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल इजी भी है, आपने सुबह अपनी स्किन पे इतनी लेयरिंग ना करें। ओके, सिर्फ मॉइस्चराइजर एंड सनब्लॉक। नाइसिनामाइड और जिंक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस वक्त ज़्यादा बेहतर होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं? अच्छा, जिंक जो है ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है, उसमें होता है कि आपका बैरियर बहुत अच्छा हो जाता है स्किन का। जिंक एक समझें कि आपको सन ब्लॉक भी प्रोवाइड करती है। अगर जैसे जो लोग जिनको सन ब्लॉक का बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, वो सिंपल जिंक बेस्ड मॉइस्चराइजर ही यूज़ करना शुरू कर दें, तो वो आपको SPF मतलब सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर भी देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नियासिनामाइड तो हम बेसिकली एक्नी में देते हैं और ओपन पोर्स में देते हैं। ओके,
यानी जिंक जनरली आपकी स्किन के लिए एक बैरियर है, बैरियर फंक्शन करता है। जिस भी प्रोडक्ट में होगा वो फायदेमंद होगा। वो फायदेमंद है। जिंक में आप अगर साथ आप लोशंस ले रहे हैं या इवन जो बच्चों का नेपी रैश होता है उसमें भी जो है ना हम जिंक बेस्ड बैरियर क्रीम्स ही देते हैं ज़्यादातर। सैलिसिलिक एसिड वो विंटर में किस तरह से फ़ायदेमंद होता है और किस स्किन टाइप के लिए बेहतर है और किस वक्त लगाना चाहिए? सैलिसिलिक एसिड बेसिकली ना आमतौर पे फेस वॉशेस में आ रहा है, वो भी एक्स्ट्रा ड्राई करेगा स्किन को। इवन ऑयली स्किन वाले जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं ना उन्होंने भी कंप्लेन की कि हमारी तो स्किन ड्राई हो रही है। तो उसमें ये कि आप फिर वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ही सिर्फ क्लेंजर यूज़ करें जो भी सैलिसिलिक बेस्ड है। बाकी सैलिसिलिक जो है ना हम लोग ऑयली स्कैल्प के लिए भी देते हैं कम परसेंटेजेस में ना, कीटोकोनाजोल जो एंटी फंगल्स हैं उनके साथ कंबाइन करके हम शैम्पूज में देते हैं। वो फिर बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा, अब ज़रा स्कैल्प पे भी आ जाते हैं। आपने शुरू में भी कहा कि बहुत से लोगों को बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं विंटर्स में। क्या इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हॉट शावर्स ले रहे होते हैं या इसकी और भी रीजंस होती हैं? अच्छा, हॉट शावर से होता ये है कि आपकी जो है ना वही जिस तरह स्किन रिएक्ट करती है इस तरह स्कैल्प को लगता है कि अच्छा ये नेचुरल ऑयल्स उतर गए हैं आपकी ना हॉट शावर से। अगर मोर देन 10 मिनट्स आपने बात किया है तो आपके नेचुरल ऑयल्स बॉडी से निकल जाएंगे। फिर बॉडी को सिग्नल जाएगा कि आप और ऑयल प्रोड्यूस करें। इसकी वजह से हमारे ऑयली स्कैल्प हो जाते हैं। तो उसके लिए हम देते हैं सैलिसाइलिक और कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल हम देते हैं एंटी फंगल के लिए, क्योंकि फंगस भी आएगा, जब ऑयल आएगा मॉइस्चर आएगा तो फंगस भी आएगा। तो जिनकी डैंड्रफ बिल्कुल ट्रीट नहीं हो रही वो फिर एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी लेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी मरतबा स्कैल्प को वॉश करना रिकमेंडेड है? सर कितनी मरतबा वीक में धोएं विंटर्स में हर स्किन टाइप के पर्सपेक्टिव से? अच्छा, अगर आपका नॉर्मल स्कैल्प है ना, रिएक्टिव स्कैल्प नहीं है, जैसे ऑयली स्कैल्प नहीं है, तो आप हफ्ते में 2 दिन ही सर बेशक धो लें। इतना ज़्यादा रोज़ाना धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप धोएंगे उतना ज़्यादा ये होगा कि नेचुरल ऑयल्स आपकी बॉडी से निकलेंगे और फिर वही आपका सिग्नल जाएगा और एक इम्बैलेंस आपका पीएच हो जाएगा स्कैल्प का ना। तो बेटर ये कि आप ना या तो एक दिन छोड़ के एक दिन सर धो लें या फिर ट्वाइस अ वीक काफ़ी है अगर आपका है ना। अब डॉक्टर साहब जिनको आदत है वो रोज जब तक शावर न लें तो दिन का आगाज नहीं हो सकता, वो क्या कर सकते हैं? फिर आप ये कि डेली अपना स्कैल्प वॉश ना करें, आप पानी से वॉश कर लें और बाकी डेज में आप आफ्टर 2 डेज या आफ्टर अ डे आप शैम्पू यूज कर लें। ओके, यानी शैम्पू आप सिर्फ ट्वाइस अ वीक यूज करें, अदरवाइज आप प्लेन वाटर से वॉश कर लें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, फिर स्कैल्प का पीएच ठीक हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो वो जो आप डैंड्रफ की हम बात इससे पहले कर रहे थे उसका मतलब ये है कि वो जो आपने कहा कि फंगस वो ट्रीट नहीं हो रहा होता इसलिए डैंड्रफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, यही 2 वजूहात है, या तो आपके ऑयल क्लेंस एक्टिव हो गए या फिर आपका फंगस आ गया है। फंगस के लिए फिर कभी कभार कई पेशेंट्स में हमें ओरल भी देना पड़ जाता है। ओरल हम एंटी फंगल्स देंगे तो उनको फर्क पड़ेगा, वो फिर नहीं ट्रीट होते। क्या ये डैंड्रफ या ये जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं स्कैल्प के, ये कंटेजियस भी होते हैं? नहीं, कॉन्टेजियस नहीं होते, आमतौर पे नहीं होते, लेकिन मैंने घरों में देखा है जो टॉवल अपना है ना वैसे सब अलग रखें। क्योंकि टॉवल से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपकी कम्युनिकेट हो जाती हैं। सब अपने अपने टॉवल्स बस अलग रखें, ये बड़ा मैटर करता है। ये जनरली भी बड़ा ज़रूरी है, क्या वैसे पर्सनल हाइजीन के लिए भी ज़रूरी है। सिबलिंग्स में भी अदरवाइज भी आप फैमिली में सबका पर्सनल टॉवल, और इसमें आई थिंक पिलो भी सबका सेपरेट होना बड़ा ज़रूरी है। ये तो बड़ा ज़रूरी है, पिलो कवर से तो बहुत फैलती हैं चीज़ें ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे में क्या ये विंटर्स में हम ज्यादा देखते हैं बच्चों में स्पेशली लाइस, जुओं का मसला है? बिल्कुल, आपने सही बात की है। जुएं जो है ना अब ये नहीं रह गया है कोई लो सोशो इकोनॉमिक है या हाई क्लास है, सब में जुएं जो है ना बच्चों में। प्लस ये होता है कि जो स्कूल लेवल पे है ना वहाँ पर कैंपेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घरों में माएँ बड़ा ख्याल रखेंगी। जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता है साथ जुएं शुरू हो जाती हैं। ओरल उसकी ट्रीटमेंट ना करें। बस लोग ये क्या करते हैं कि ओरल आइवरमेक्टिन खा के आ जाते हैं कि हमें तो डॉक्टर ने दिया था। वो क्या होता है कि वो रेजिस्टेंट फिर जुएं हो जाती है, फिर अगली दफ़ा और तवानाई से वापस आएंगी। अच्छा, ये नहीं होता कि वंस फॉर ऑल बस परमानेंटली खत्म हो जाती है? जहाँ जहाँ ख्याल रखते हैं उसमें ये होता है कि आप ना एक जब आपके हो गए ना जुओं का लोशन लगा लिया, वॉश कर लिया, थिक सा कंडीशनर लगाएं। और मदर्स को मैं कहती हूँ कि आप ना कोम जो होती है ना, जो कंघी होती है बारीक, उसके जो एंटीलाइज कॉम्स होती हैं, एग्जैक्टली वो वाली जो है ना करें। और उसके बाद जो निट्स होती हैं ना, जो लीखें होती हैं, वो हाथ से ही निकलती हैं, वो कभी भी आपकी उस वाली कोम में नहीं निकलेंगी कंघी में। तो आपने हर रोज़ाना एक तो बच्चों के बाल बिल्कुल टेंड ना कराएं, ख़ास तौर पे बच्चियों की ना जो हेड शेव करा देते हैं वो बहुत उस पर जुल्म करते हैं। क्योंकि एक तो वैसे हमें मना, इस्लाम में भी मना है कि आपने बच्चियों के नहीं करना।
तो आप छोटे बॉब कट करा दें और उनकी रोज़ाना आधा घंटा बैठ के ना या 15 मिनट एक तरफ से सर साफ कर लें। वन सर साफ हो जाए फिर नहीं इतने मसले होते अच्छा साहब, इसमें कुछ लोग ये राय रखते हैं, डॉक्टर्स ने बल्कि सजेस्ट किया हुआ है कि एक रूटीन होती है इसमें, मुझे भूली हुई है रूटीन वो कि जैसे एंटीलाइज शैम्पू आपने यूज़ किया, देन कंडीशनर किया आपने, एंटीलाइज की कॉम की, उसके बाद आई थिंक कि इतने दिन बाद दोबारा आपने करना है, इतने दिन बाद दोबारा आपने करना है, एक पूरी साइकिल होती है जिसमें कहते हैं कि अगर आपने वो साइकिल कंप्लीट कर लिया तो फिर आपने फ्री कर लिया उसको लाइस से। फ्री हम तब करते हैं जब आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वहाँ ना हो। जैसे अगर बच्चे के फ्रेंड को है या कॉलोनी में खेलने जाते हैं, वहाँ पर ये बैठ के आजकल बच्चे मोबाइल्स भी देख रहे होते हैं, सर जोड़ के कजन्स भी बैठे होते हैं। कजन्स पे इतना इशू इसलिए नहीं होता कि वो सारे एक दफ़ा ख़त्म कर सकते हैं। 10 डेज के बाद आप ये साइकिल रिपीट कर लें। शैम्पू से ज़्यादा ना वो जो लोशंस हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2 आवर्स लगाने हैं। अच्छा, 2 आवर्स लगाए रखने हैं, फिर वॉश करना है और फिर आपने कंडीशनर करना है। कंडीशनर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो स्लाइड हो जाएंगी। और ना ये फिर एक दफ़ा करना है या वीक पे कितनी मर्तबा आप 10 डेज छोड़ के एक दफ़ा कर लें। और फिर अगर आपको लगता है कि बच्चे का दोबारा से आप देखना पड़ता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में ना, बड़ों में ये होता है कि वो उनमें भी देखना तो चाहिए, लेकिन आमतौर पर ये जो है ना क्लास 5, 6 तक के जो बच्चे हैं ना उनमें ज़्यादा हो जाता है, वो बाकी घरों को भी लगाते हैं। इससे बाल तो नहीं गिरते इसी एंटीलाइज लोशंस वगैरह से? नहीं, इससे बाल नहीं गिरते, लेकिन जुओं की वजह से सर में इन्फेक्शंस बहुत बुरी होती हैं। ऐसे ऐसे खिंड बन के आए होते हैं बच्चों के और ब्लड निकल रहा होता है और खून की कमी होती है फिर ना। तो इसलिए बहुत एहतियात करें। हमने कहा स्किन केयर रूटीन में साथ साथ ये बड़ा जरूरी है कि विंटर हो बच्चों या समर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने हर तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखना है। जो नहीं रखना उन्होंने नहीं रखना, लेकिन रखेंगे, क्योंकि आप नहीं रखेंगे तो आप तो खराब होंगे, आपके साथ दूसरे भी मुतासिर रख लें तो बहुत अच्छा है। बिकॉज ऑब्वियसली एक बच्चे की सेल्फ एस्टीम की भी बात होती है, वो भी हर्ट होती है अगर क्लास में उसे कोई बता रहा है या फैमिली में उसे कोई बता रहा है। तो इट्स बेटर कि आप टीचर डायरी में लिख के दे रही है, डायरी में लिख के दे रही है या रूटीन फॉलो हो जाए तो बहुत बेहतर होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes let's go। दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी क्रश करे पफ। सवाल मेरा एक, इधर कौन लाइक अस? जब आप तो हैं दो, कोई नहीं नो वन। अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो। मेक द राइट चॉइस, देयर इज too much to munch। ओशन सफारी है, मजा तो जारी है। Too much to munch, मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है। Too much to munch। आप सबको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में। ये आली शान स्टेज, ये झिलमिलाती रोशनियां, ये सारी मेहनत, ये सारा सफर, ये सारी कोशिश इस स्टेज के लिए। अब न कोई रिहर्सल, न कोई दूसरा मौका, बस लाइव स्टेज, जजेस के फैसले और आपके वोट का जादू। जानिए हर हफ्ते और इतवार को पाकिस्तान आइडल गाला राउंड।
1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक बहुत ही ख़ास मेहमान ने आज हमें ज्वाइन किया है जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते हैं और हमेशा से हमने देखा है कि गैर मुल्की पाकिस्तानियों से मुतल्लिक भी अगर बात की जाए और पाकिस्तान में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं जिनकी जो ज़रूरतमंद हैं जिनको बहुत ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए किसी तरीके से, तो कोशिश ये होती है कि रिफ्यूज़ल ना हो, बट ये है कि उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद की जा सकती है, खिदमत की जा सकती है। और ऑब्वियसली जब हम बैतुल माल की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जितने भी ज़रूरतमंद हैं वो अपनी एक डिग्निटी के साथ वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से मदद जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो आज हमें ज्वाइन किया है जी मैनेजिंग डायरेक्टर साबिक सेनेटर हैं जी कैप्टन शाहिद खालिद भट्ट साहब। बैतुल माल के आप एमडी हैं और इस वक्त जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल उनको हो चुका है इस पोजीशन के ऊपर। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि बहुत एक्टिवली काम करें, जहां पर इंसानियत की बात होती है वहां पर वो हमें सबसे आगे दिखाई देते हैं। तो शाहीन खालिद भट्ट साहब को वेलकम करते हैं आज इस शो में और हम उनसे कोशिश करेंगे जान पाएं कि कैसे पाकिस्तान बैतुल माल काम कर रहा है और किस किस डोमेन में किस अंदाज से काम कर रहा है। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। पाकिस्तान बैतुल माल, चूँकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हम तो रीच आउट करना चाहते हैं, हमें मालूम ही नहीं है रीच आउट कैसे करना है। हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि आपने बताया कि बड़ा इजी प्रोसेस है एप्लीकेशन का। थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान बैतुल माल किस तरीके से काम करता है। आपका बहुत शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान का, आपका भी शुक्रिया और बैतुल माल का इसलिए शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ कि आई हैव बिन गिवन अ ड्यूटी, जो कि ड्यूटी होने के साथ साथ अल्लाह की रजामंदी भी इसमें गरीबों की मदद कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये बैतुल माल तो 1991 में इनेक्ट किया गया था, बिल्कुल, और उसके बाद मुसलसल ये पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो प्रोग्रेस करता रहा है। शुरू में इसका ऑफिस लाहौर में था, फिर देन इट केम इनटू इस्लामाबाद में आ गया। तो अब हम इस्लामाबाद में हमारा हेडक्वार्टर है। ब्रीफली हमारे 7 जो हैं वो ऑफिस हैं जिनको हम कहते हैं, जो हमारे मेन ऑफिस हैं, राइट, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारी जो एक्सटेंशन है वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। सही। सो वी रीच आउट टू होल पाकिस्तान। ओके। पूरी एक वेब है पूरी। सही। तो हेडक्वार्टर, फिर एरिया जो हमारे एरियाज़ के हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट का एक है, पंजाब के 2 हैं, मुल्तान और लाहौर। इसी तरह KPK में है, इसी तरह बलूचिस्तान में है, इसी तरह सिंध में है, फिर कश्मीर का है। तो ये सब जगह हमारा एक मेन ऑफिस है एंड देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज स्प्रेड ओवर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ऑलराइट, 160 हमारे ऑफिसेज हैं माशाल्लाह। तो इट्स अ ह्यूज नेटवर्क ताकि सबके लिए पहुंचना आसान हो। लेकिन क्या ये ज़रूरी होता है कि जिसने पाकिस्तान बैतुल माल को रीच आउट करना है वो फिजिकली ऑफिस ही जाएगा या कि कोई ऑनलाइन सिस्टम भी मौजूद है? हमारा बड़ा इफेक्टिव ऑनलाइन सिस्टम है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, कि हमारे जो बेनिफिशरी हैं सिंस दे आर पुअरेस्ट ऑफ पुअर, तो उनको शायद वो इतने पढ़े लिखे ना हों या उनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी ना हो। तो इसलिए वी वेलकम देम फिजिकली एज वेल, बट हमारा सिस्टम इन प्लेस है बड़ा। जो स्टूडेंट्स हमारे जिनको हम स्टाइपेंड देते हैं वो बड़ा इजीली थ्रू वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है। सही। और उसमें हमारे पूरा आप जाएं तो आपको यू डोंट हैव टू गो नोवेयर। राइट। इफ़ यू वांट किसी भी प्रोजेक्ट में आपको हेल्प चाहिए तो आप वहीं से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके तो यू कैन गेट हेल्प। ओके, सो ऑनलाइन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लोग यही कहते हैं कि फिजिकली विजिट जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं पता होगा। बट देन अगेन ऑब्वियसली इसमें अवेयरनेस की भी बात है कि लोगों को पता हो ज़्यादा से ज़्यादा कि किस तरीके से वो रीच आउट कर सकते हैं। सर, थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, किन प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, कौन एलिजिबल है, किस तरह की मदद लोगों को आप फराहम करते हैं, फलाही मंसूबे कौन कौन से हैं जिन पे इस वक्त काम जारी है? हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनमें एलिजिबिलिटी लेवल तो एक ही है
कि वी डील विद पुअरेस्ट ऑफ पुअर, और उनमें पुअरेस्ट ऑफ पुअर की डेफिनेशन एक वीक पहले तक ये थी कि जो 37,000 रुपीज़ से कम जिनकी इनकम है, कलेक्टिव इनकम इन अ हाउस, वो इंटाइटल हैं हमारी बेनिफिट के लिए। अब उसको हमने मिलके सोचा कि महंगाई इतनी हो गई है तो वी हैव डबल्ड इट, इट्स गॉन टू 70,000 रुपीज़। सो एनीबडी हु इज़ एनीबॉडी और एनी फैमिली जिनकी कलेक्टिव इनकम 70,000 रुपीज़ से कम है, दे आर इंटाइटल, एलिजिबल। ये एक एलिजिबल, और दूसरा ये है कि दे हैव टू बी पाकिस्तानीज, दे हैव टू बी पाकिस्तानी सिटीजन। ओके, अदर देन दैट हमारी और कोई कंडीशन नहीं। क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी होना शर्त है या कि मुसलमान होना भी शर्त है? चूँकि बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा मुसलमान हैं तो शायद हम पाकिस्तान बैतुल माल से सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, अगर इसको भी क्लैरिफाई कर दें। मैं थैंक यू, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो इसको वो ज़कात से रिलेट करते हैं, तो फिर वो इस्लाम से रिलेट करते हैं, सिर्फ इस्लाम से, कि शायद जो नॉन मुस्लिम हैं दे आर नॉट इंटाइटल्ड बिकॉज ज़कात जो है वो मुसलमानों को दी जाती है। ये सरासर गलत बात है। पहला ये है कि पाकिस्तान बैतुल माल वी रन इट ऑन ग्रांट, ठीक, हमें गवर्नमेंट ग्रांट देती है और वो ग्रांट से हम उसको रन करते हैं कम्प्लीटली, तो इसमें वो कंडीशन बिल्कुल नहीं है। हमारे बेनिफिशरीज में हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, एनी नॉन मुस्लिम, ठीक, तो कोई ऐसी कंडीशनैलिटी नहीं है, कोई प्रोविंस की नहीं है। वी रीच आउट टू ऑल प्रोविंसेस, और मैंने आपकी जैसा आपसे अर्ज की कि दो ही कंडीशन है कि पाकिस्तानी हो और गरीब हो। ठीक है, पाकिस्तानी होना बहुत ज़रूरी है। आपका हाँ, मजहब क्या है, आपका सेक्ट क्या है, ये चीज़ें मैटर नहीं, इट डजंट मैटर एट ऑल। सही हो गया। बल्कि हमारे किसी भी फॉर्म में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि दे हैव टू डिटर्मिन और दे हैव टू एक्सप्लेन कि जी मेरा रिलीजन क्या, हम क्वेश्चन इसका पूछा नहीं जाता। सही। अच्छा सर, मदद किस तरह की आप लोग फराहम करते हैं? किस तरह की मदद को आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि अच्छा इन चीज़ों पर हम सपोर्ट, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, या कोई इनिशिएटिव्स कोई लेना चाहे, कोई गरीब है, किस लिहाज से, थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा इसको। देखिए, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो कि इट्स वेरी पॉपुलर, वो है इनफरादी फाइनेंशियल हेल्प। वो हम उन लोगों की करते हैं जिनको एक्सीडेंटली कोई हादसा उनके साथ हो जाता है, एंड दे गेट इट टू जीरो पोजीशन, घर जल गया, किसी ने कब्जा कर लिया, कोई डेथ हो गई एक्सीडेंट में, सैलाब आ गया, तो उनको फौरी तौर पे दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू गो टू अ बैंक, बिकॉज ये वो लोग हैं जो उनके साथ बैंक में अकाउंट भी ना हो। तो ये लोग फिर देखते हैं किस तरह देखें हेल्प के लिए, तो दे आर फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो है। और उसमें हम फिर वही देखते हैं, हमारी वेरिफिकेशन होती है, हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है वेरिफिकेशन का वो, और उसके लिए ये नहीं कि हम बहुत टाइम लगाते हैं। 70% वेरिफिकेशन हमारी कंप्यूटर से हो जाती है। व्हेन वी पुट इन इज सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो वो हमें नादरा से वी आर कनेक्टेड, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी आ जाती है। उसके बाद अगर हमारा स्टाफ ये महसूस करे कि नो आई हैव टू फिजिकली गो एंड सी द फैमिली, तो वो जाके देख भी लेता है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी एक केस कल ही आया हमारे पास कि एक शख्स था, उसने कहा जी कि मेरे 13 एकड़ ज़मीन है मेरी। अब टेक्निकली वो डिस्क्वालीफाई कर जाता है, लेकिन उसने कहा 13 एकड़ मेरे पास हैं, लेकिन मेरी इनकम इतनी नहीं बनती, आप इसको वेरीफाई कर लें। उसमें कई जो, तो वो फिर उसकी पहली वेरिफिकेशन में वो डिस्क्वालीफाई कर गया। सही। फिर देन वी सेंट हिम अगेन कि आप पूरी तरह डिटेल में देख के आएँ कि इसकी इनकम कितनी है, तो डेफिनेटली इन अ डे और सो विल फाइंड आउट वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट। ओके, एक और आपका प्रोग्राम जो कि बहुत ज़्यादा जिसको पजीराई मिली, वो है कॉकलियर इम्प्लांट का प्रोग्राम, जिस पे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान, बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है और इसमें लोगों की सकत नहीं होती, इवन अगर आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो तब भी आपकी सकत नहीं होती कि आप वो कॉकलियर इम्प्लांट करा सकें, और बहुत से लोग रीच आउट करते हैं पाकिस्तान बैतुल माल को। लेकिन इसमें ये सुनने को मिलता है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत लंबी होती है और उसमें बहुत वक्त लग जाता है। थोड़ा सा अगर बता सकें कितने सालों से प्रोग्राम चल रहा है, बहुत से बेनिफिशरीज हैं, और अभी क्या आपने पॉलिसी बनाई है, कैसे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? देखिए, कॉकलियर इम्प्लांट हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। ये इट कम्स अंडर मेडिकल, जो हम मेडिकल हेल्थ करते हैं उसमें सिर्फ कॉकलियर इम्प्लांट नहीं है। सही। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि मेडिकल में वी डील विद एनी हेल्थ इशू। ओके, उसमें फिर वही हमारी कंडीशन वही आ जाती है एक ही, कि द पर्सन हैज़ टू बी पुअर एंड नीडी, और पुअर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। उसके अलावा हमारी कोई और डिफिनेशन, ही कैन गो टू एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, या कुछ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं जो हमारे पैनल पे, वहाँ जाके
ही कैन से कि जी मैं गरीब आदमी हूँ और आई वांट बैतुल माल टू टेक केयर ऑफ माई प्रॉब्लम। उसको वो पूरी तरह उसका एस्टिमेट लगाएंगे, उसको चेक करेंगे इसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी, एंड देन दे गेट इन टच विद आवर मेडिकल डायरेक्टरेट। वो फिर उनके साथ उनको डील करता है, पेशेंट का काम खत्म हो जाता है। ठीक है। एंड ही इज टेकन केयर ऑफ टिल सच टाइम माशाल्लाह ही गेट्स ओके एंड ही गोज होम। सर लेकिन सरकारी अस्पताल में तो ऑलरेडी इलाज फ्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। बाज़ हर चीज़ का नहीं है। ओके। और ख़ास तौर पे कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में कुछ लोग जहाँ पे है ठीक। वो किक इन कर लेते हैं। अगर ऐसा अगर देखें कई जगह के ऊपर मैंने जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा पहले मेडिकल के लिए हम 1 लाख तक खर्च करते थे एक आदमी को, जो कि अभी 1.5 लाख हो गया। सही। सॉरी 10 लाख। अब 15 लाख। अब 10 लाख था और अब 15 लाख हो गया। अब आपको पता है महंगाई का ज़माना है और ट्रीटमेंट इससे ज़्यादा हो जाती है। तो वी वर्क टुगेदर विद द हॉस्पिटल्स। ओके। वो कहते हैं ठीक है आप ये आप कर दें, कुछ हम हेल्प कर देंगे, मतलब पेशेंट को हम बेल आउट करते हैं पूरी तरह। सही। उसमें वी आर इन पार्टनरशिप विद द हॉस्पिटल एज वेल। देयर मेनी थिंग्स हॉस्पिटल्स खुद कर लेते हैं। फिर वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डोनर्स हमारे पास भी है, हॉस्पिटल वालों के पास भी होती है। तो केस टू केस अगर आपको लगता है कि ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो डोनर्स 15 से ज्यादा अगर होता है तो तब भी होता है। नो रिफ्यूजल पॉलिसी। नो रिफ्यूजल पॉलिसी। ठीक है। अगर 70,000 से कम कमा रहे हैं, गरीब की डेफिनेशन जो आपने बताई है, तो उसमें कोई भी अगर आ जाए तो नो रिफ्यूजल पॉलिसी है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। चलिए सर, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा सर, इसमें क्या कोई एक्सेप्शंस भी होती हैं या आप लोग बहुत स्ट्रिक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो कर रहे होते हैं? लेट्स सपोज एक फैमिली है जिसमें 10 लोग हैं, एक कमाने वाला है या कमाने वाली है और वो 1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन घर में एक बीमार शख्स है जिसका इलाज बहुत हो सकता है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो। अब 1 लाख आज के ज़माने में 10 लोगों के लिहाज से वो तो वैसे ही बहुत कम है। आपका तो बिजली का बिल अच्छा आधी अमाउंट तो उसमें चली जाती है। सो क्या ऐसे में क्या आप लोग इसको रिकंसिडर करते हैं? कोई एक्सेप्शंस क्रिएट हो सकती हैं? बिकॉज ये तो 70,000 से ज़्यादा है, बट हाउस होल्ड भी तो कितना बड़ा है। देखिए एक्सेप्शन तो हर जगह पे क्रिएट हो सकती है, एंड एमडी इज इंटाइटल्ड टू टेक अ डिसीजन एट द टाइम, केस टू केस बेसिस के ऊपर। ठीक है। वो एक अलग इशू है। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए ऐसा, मिसाल के तौर पे हमारे एक केस में हम एक फैमिली में एक कॉक्लियर इम्प्लांट की ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। दे वाज अ फैमिली, दे हैड 2 किड्स। उनको हमने बुलाया, उन्होंने कहा जी एक बच्चा तो मेरा ठीक हो गया है, एंड थैंक यू वेरी मच। अब दूसरा बच्चा देखिए, आप इसको कर नहीं सकते, मैं इसको कहाँ ले जाऊँ? एंड आई लुक्ड एट दैट किड, आई हैड नो गट्स टू से नो टू दैट। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। दैट इज एमडीज डिस्क्रिशन। ठीक है। क्योंकि देखिए हमारी लिमिटेशन है। नहीं सर, आई टोटली एग्री विद दैट। और ऑब्वियसली जितना आप लोग कर पाते हैं आप उस हद तक चीज़ों को कर रहे हो, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ के डोनर की मदद से भी आप लोग काम कर रहे होते हैं। तो वी रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। बट सर जस्ट अ सजेशन, मतलब एक थर्ड पर्सपेक्टिव सिर्फ रख रही हूँ, बिकॉज आप एक पोजीशन पे अभी हैं एंड आप इसको बेहतर भी कर सकते हैं कि मे बी क्राइटेरिया को मजीद बेहतर किया जा सकता हो, इन द सेंस कि उसमें कैटेगरीज डिफाइन कर दी जाए। बिकॉज एमडी लेवल तक आते हुए किसी आम इंसान की रीच यकीनन आपको लोग रीच आउट कर सकते होंगे इजीली, बट स्टिल ये एक्सेप्शंस क्रिएट करना और ये चीज़ें इट्स क्वाइट डिफिकल्ट लोगों के पर्सपेक्टिव से, गरीब शख्स के लिहाज से, कि अगर रेफरेंस निकल आए या ऐसी कोई चीज़ होती है। बट समहाउ दे शुड बी अ कैटेगरी कि आप उसको कैटेगराइज कर दें कि इतने लोगों का अगर हाउस होल्ड है उसमें इतना अगर कोई कमाता है, तो वो मेरा ख्याल है लोगों के लिए इसमें बेहतरी क्रिएट हो सकती है। सर थोड़ा सा डिजास्टर्स के पर्सपेक्टिव से बताएं कि आप लोग इस लिहाज से कितना काम कर रहे हैं, स्पेशली जो रीसेंट फ्लड्स आए पाकिस्तान में, उसमें आप लोगों ने किस तरीके से मदद की? मैं डिजास्टर के बारे में बात करूंगा, लेकिन आपने जो कमेंट दिया है इजाज़त है मैं उसके बारे में ब्रीफली कुछ कह सकूं। देखिए किसी भी मुल्क में लफ्ज़ बैतुल माल पाकिस्तान में है, अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी कहते हैं उसको, ठीक है ना, इस तरह के अदारे हर मुल्क में होते हैं। वेलफेयर की तरफ जाने के लिए ये पहला स्टेप है, बल्कि हमारा दूसरा तीसरा स्टेप है। हम एडवांस हैं बहुत से लोगों से। आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ इन अमेरिका, नथिंग इज़ फ्री देयर। जब उनको हम बताते हैं कि हम 25 लाख का, वहाँ पे ये $40,000 का ऑपरेशन है, तो वो अपने हिसाब $40,000 का आप कॉक्लियर इम्प्लांट फ्री लगा देते हैं। तो कहाँ से लेते हैं पैसे? यानी दे आर सरप्राइज कि हाउ वी डू इट। आप दुआ करें इंशाल्लाह, जिस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है, अल्लाह करे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, तो एक ऐसा वक्त आए कि हम किसी को रिफ्यूज़ करें ही नहीं।
मेडिकल इज समथिंग विच इज़ द बेसिक नेसेसिटी, इट शुड नॉट बी रिफ्यूज। अगर एक पर्सन आके कहता है कि आई डिजर्व इट, ही डिजर्व्स इट, दैट इज आवर गोल। यस, कि कोई आदमी अगर आके कहता है सर आई नीड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो हमारी कोई वेरिफिकेशन होनी नहीं चाहिए। अब वेरिफिकेशन क्यों करते हैं? पहुंच जाइए, बड़ा दुरुस्त आपने कहा है। इंशाल्लाह। अब हम वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं कि वी हैव अ लिमिटेड बजट। जैसा मैंने आपसे गुजारिश की कि कोक्लियर इम्प्लांट हमें 4-5 साल हुए शुरू किए हुए, अब हमारे पास लॉन्ग लिस्ट इसलिए नहीं है कि बीमार बहुत बढ़ गए, इसलिए कि वी आर डूइंग वेरी वेल। यस, एंड लोगों को एक होप नजर आई है, और हम उनकी होप को इंशाल्लाह नहीं करेंगे। वी विल टेक दिस पॉइंट टू द प्राइम मिनिस्टर, वी विल रिक्वेस्ट हिम कि देखिए हाउ वेल वी आर डूइंग इट, तो वी वुड लाइक टू इंक्रीज, यू नो, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो यही है ना कि जो इस किस्म के लोग हैं उनकी मदद की जाए। तो पाकिस्तान बैतुल माल से बेहतर कोई इदारा नहीं है। इससे पहले डिजास्टर पे जाएं, कॉकलियर इम्प्लांट पे अभी क्राइटेरिया अगर बता दें, बिकॉज थोड़ा क्राइटेरिया चेंज भी किया आप लोगों ने एज ब्रैकेट के परस्पेक्टिव से, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि अच्छा क्या सिचुएशन हो तो आप पाकिस्तान बैतुल माल से कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर कॉकलियर इम्प्लांट हो जाएगा। कितना वक्त लग जाता है एक एप्लीकेशन के बाद कॉकलियर इम्प्लांट होने तक? देखिए, कॉकलियर इम्प्लांट आप ये समझ लें, क्योंकि मैं आई हैव नो shame to accept कि before I had joined Baitul Mal, I had no clue about cochlear implant. सही सुना हुआ था कि it has got something to do with ear। तो मैं बताना चाहूँगा ये नया कान लगाते हैं, ऐसा डिवाइस जो कान होता है, आप सुन पाते हैं। They are kids born with the deficiency कि they don't have a system inside, तो उनको लगाना पड़ता है। एक उसका आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। तो ये जितनी जल्दी लग जाए बच्चे को, ये मैं चाहूँगा कि जो आपके ऑडियंस है इस बात को गौर से सुने और इसको बताएं दूसरे लोगों को भी कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि जितनी जल्दी उसको ये ट्रांसप्लांट लग जाए, उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो बच्चे की जो लर्निंग स्पीच है बड़ी अच्छी आ जाएगी, लाइक एज वी यू नो, क्योंकि बच्चा बोलने में 1 साल तो लगाता ही है ना, तो उसको ये उसकी डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। अगर आप विद इन 1 ईयर और 2 ईयर उसको आप लगा देते हैं, तो आप सबको पता है कि कई घरों में बच्चे 1 साल 2 साल के बाद बोलते हैं। तो उनकी थेरेपी वाज ईजीएस्ट थिंग टू डू, और थेरेपी इज अनदर पार्ट ऑफ आवर ऑपरेशन, जो कि बड़ी एक्सपेंसिव भी होती है और टाइम टेकिंग भी होती है। तो हमने इसकी पहले एज थी 5 ईयर्स, अब हमने उसको 3 साल कर दी। अच्छा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही है कि ये 3 साल से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद जो लोग हैं उनकी सिस्टम में वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि उनको लगाई जाए जिन पे आपको पता है कि ज़्यादा एफिकेसी आएगी। अब आपके तवसत से मैं चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं वो अगर किसी को जानते हैं अपने रिश्तेदार को, तो उसको बताएं कि फौरी तौर पे बैतुल माल को रीच करे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऐसा नहीं है, वी आर गोइंग इनटू अ लेजिस्लेशन जिसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है उसका एक टेस्ट होता है, वेरी इनएक्सपेंसिव, उसी वक्त उसका टेस्ट हो, और अगर वो बॉर्न उसको हेयरिंग की प्रॉब्लम है या तो अब दर हेयरिंग की होगी तो बोलेगा भी वो नहीं, तो उसी वक्त उसके ऊपर लिख दिया जाए, उसके पेरेंट्स को बता दिया जाए कि आपका जो बच्चा है ही इज बॉर्न विद दिस डेफिशिएंसी, ताकि उसी वक्त उसके बारे में वो वरी करना शुरू कर दें। ही शुड रीच आउट टू वेरेवर ही वांट्स टू रीच आउट फॉर द हेल्प। फिर ये है कि हमारे बच्चा जो है वो 1 साल तक पहले आ जाएगा, हमारे लिए बड़ा आसान है, हमारा कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारी जो उसकी जो परफॉर्मेंस है डिवाइस की वो बेहतरीन हो जाएगी, तो थेरेपी की जरूरत ही नहीं होगी। और ऑब्वियसली अर्ली डायग्नोसिस तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको हमने अब 3 साल कर दिया। ओके, वेरी नाइस। अच्छा सर, डिजास्टर वाली चीज़ पे वापस आते हैं, थोड़ा बताइएगा। हम जरूर चाहते हैं कि जिस तरह से काम हो रहा है, बैतुल माल जिस तरीके से काम कर रहा है, वो लोगों तक भी चीज़ उसी तरीके से पोर्ट्रे होनी चाहिए। तो थोड़ा सा बताइएगा, हालिया सैलाब जब आए किस तरीके से आप लोगों ने मदद की और अब तक किस तरीके से ये काम चल रहा है? देखिए, ये सैलाब में अगेन वी वर नॉट बाउंड टू गेट इनटू दिस, लेकिन ये है कि जैसा आपसे मैंने कहा कि हमारे मैंडेट में चूँकि ये है कि कोई भी आफत, कोई भी टेररिज्म जिससे लोग टेरराइज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप ईमानदारी से डिफाइन करें तो सैलाब से भी लोग टेरराइज तो हुए। सही बात। तो हम उस डेफिनेशन को इन द बेनिफिट ऑफ आवर बेनिफिशियरी यूज़ करते हैं। तो वी रीच्ड आउट, हमने वॉलंटियर किया और हमने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने खाना तकसीम किया वहाँ रीच आउट करके। हमारी गाड़ियाँ थी, तो अबाउट 23 हमारे पास व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर हमने फूड, और उसके अंदर आई वुड मेंशन दैट कि यहाँ पे हमारे जेवीज थे, हमारे
ऐसी NGOs हैं जिन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया। तो दिस ऑल सेटअप अरेंजमेंट हमने करके खाना उनसे लिया, नो कॉस्ट ऑफ बैतुल माल। बैतुल माल के पास ना कोई फंड था, ना हमने खर्च किया। तो हमने उनसे खाना लेके सिर्फ हमने अपनी गाड़ियाँ यूज़ की और अपना स्टाफ यूज़ किया। तो देयर वाज नो हायरिंग ऑफ फ्रेश स्टाफ। जो हमारे पास स्टाफ है उन्होंने वॉलंटियर किया और हमने तकरीबन 1 लाख बंदे तक खाना पहुँचाया, ब्लैंकेट पहुँचाए, हमने वहाँ पे मेडिकल के कैंप्स लगाए। जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया सैलाब की शक्ल में। और सिर्फ सैलाब की शक्ल में नहीं है, ये कश्मीर में पीछे जो हिंदुस्तान ने मारकाराई की थी और हमारे कुछ घरों को तबाह किया था, हमारे सिबलिंग के घरों को। अब ज़ाहिर है जिस घर का बिल्कुल उनके सारे मवेशी चले गए, घर की छत भी गिर गई, अब वो कहाँ देखेंगे। हमारे पास कोई और सिस्टम ऐसा नहीं है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बैतुल माल एंड सोशल सिक्योरिटी इज़ द सेम थिंग। तो फिर हमने उनको अप्रोच किया को तकरीबन देवर 10-15 हाउसेज, उनको दे नीडेड अ मेजर हेल्प, एंड वी और आपने फौरन से वो हेल्प प्रोवाइड की है। एजुकेशन पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, वज़ाइफ भी दे रहे हैं, थोड़ा सा उस पर भी अगर एलैबोरेट कर दें। एजुकेशन में वही हमारा फार्मूला है सही कि पुअर बच्चा है कोई, वो गवर्नमेंट किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, और वो अप्लाई करते हैं। जिस तरह पीपल गो टू हॉस्पिटल वो करेगा तो उसको हम स्टाइपेंड देंगे उसकी, और जब तक वो पढ़ना चाहता है पढ़ता रहे। इवन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में भी चला जाए तो विल कीप हेल्पिंग देम। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी तो खैर देयर नो क्वेश्चन अबाउट, उनकी ऑलरेडी वेरिफिकेशन हुई होती है मोस्टली। अगर ना भी हुई हो तो फिर भी अगर हम देखते हैं कि एक बंदा उसकी टांग नहीं है और उसके पास कार्ड के ऊपर बेचारा एंटर नहीं करवा सका। देखिए मैं आपको यहाँ फिर बार बार कहता हूँ कि वी डील विद पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ आवर एलीट। ये गरीब लोग हैं, इनको कईयों को पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने कार्ड के ऊपर एंडोर्स कराना है, तो हम उनकी भी हेल्प करते हैं। और जिनके ऊपर कार्ड, जिनके ऊपर लिखा होता है डिसेबिलिटी, वी हैव स्पेशल, और उसकी कोई वेरिफिकेशन भी हम नहीं करते, ही इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड, और उसको हम हेल्प करते हैं वंस अ ईयर। ओके, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की जो आप बात करें, ऑब्वियसली बाहर के ममालिक में भी देखा जाए तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए प्रॉपर एक मंथली स्टाइपेंड होता है जो कि ऑब्वियसली उनको या उनकी फैमिली को दिया जा रहा होता है। सो दैट बट यू शुड बी प्राउड ऑफ इट बीइंग अ पाकिस्तानी। और क्या आपके मुल्क की जो इंस्टीट्यूशन है बैतुल माल, उसका प्रोसीजर इज मच सिंपलर देन एनी कंट्री आउटसाइड। आई नो इट। बाहर तो बहुत वक्त लग जाता है सिर्फ एक बैज हासिल करने में ही। बिल्कुल, इट्स सो टाइम टेकिंग कि उसमें बड़ा आपका वक्त ज़ाया हो जाता है। बट वेरी राइटली सेड कि यहाँ पे बहुत चीज़ें स्मूथ हैं। सर कोई मैसेज आप देना चाहते हो, बिकॉज पाकिस्तान बैतुल माल है, जिस तरीके से आप लोग काम करें, ग्रांट पे आप लोग काम करें, बट स्टिल यू नो एक सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है ताकि सस्टेनेबल रहे आपका ये इदारा। सो एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? देखिए, मैं राइजिंग पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता आपकी भी लिमिटेशन है, मेरा तो दिल करता है कि मैं हमें 3-4 बारवाग